हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में। अप्लाइड मैकेनिक्स के फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट कर ली थी और सेकेंड यूनिट के कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। सो स्टूडेंट्स, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो स्टूडेंट्स चैनल के प्लेलिस्ट में अप्लाइड मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा और वहाँ पर यूनिट फर्स्ट और सेकंड के जो भी टॉपिक हमने अपलोड किए हैं उनको वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, जिसको हिंदी में बल का स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत भी कहते हैं या हम बोल सकते हैं संप्रेक्षणीयता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस है क्या, इसके बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि यह किस तरीके से ग्राफिकली और थ्योरेटिकली समझा जा सकता है और ये होता क्या है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस यानी कि संप्रेक्षणीयता का सिद्धांत या हम बोल सकते हैं बल की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। देखते हैं इसमें, एनी फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट कैन बी रिप्लेस्ड बाय द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एट सेम अदर पॉइंट ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन इन द सेम डायरेक्शन डज नॉट चेंज द कंडीशन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। कह रहा है कि एनी फोर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट कैन बी रिप्लेस्ड बाय द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स at some other point on the same line of action in the same direction does not change the condition of motion of the body। एक बिंदु पर कार्य करने वाले किसी भी बल को उसी दिशा में उसी क्रिया रेखा पर किसी अन्य बिंदु पर बल के समान परिमाण द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ध्यान से देखिएगा, ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस स्थानांतरणीयता का सिद्धांत क्या है कि एक बिंदु पर या एक पिंड पर कार्य करने वाले, ठीक है, पिंड के किसी एक बिंदु पर कार्य करने वाले किसी भी बल को उसी दिशा में उसी क्रिया रेखा पर किसी अन्य बिंदु पर बल के समान परिमाण द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो फिगर के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए, यदि वस्तु की गति स्थिति को नहीं बदलता, ठीक है, यह वस्तु की गति की स्थिति जो होती है, यानी कि अगर वस्तु गति कर रही है तो उसको नहीं बदलता है। यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमने इस वस्तु पर ए पॉइंट पर कोई फोर्स लगाया है P, ठीक है, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, मतलब ये इस लाइन ऑफ एक्शन पर काम करेगा, ठीक है, इस लाइन पर काम करेगा। तो ये क्या हुई, इसकी लाइन ऑफ एक्शन हुई। अब हम क्या करते हैं, ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस क्या कहता है कि इस फोर्स को स्थानांतरित कर देता है, ठीक है। स्थानांतरित का मतलब होता है स्थान को चेंज करना। अगर ये यहाँ पर लगा हुआ है तो इस लाइन ऑफ एक्शन पर हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। अब देखिए, हमने ये फोर्स इस बॉडी पर लगाया ए पॉइंट पर। अब P फोर्स को इसी के लाइन ऑफ एक्शन में हम उस बॉडी के किसी एक पॉइंट पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। तो देखिए, इस लाइन ऑफ एक्शन पर कहीं भी, चाहे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, कहीं पर भी इस बॉडी पर हम उसको स्थानांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस बॉडी पर ए पॉइंट पर लगने वाला फोर्स बी पॉइंट पर हमने इसको स्थानांतरित कर दिया है, तो हम इस फोर्स को यहाँ पर भी दर्शा सकते हैं। यही कहता है ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस का नियम, ठीक है। अब दूसरे तरीके से समझ लीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर हमने दिखाया गया है कि ये एक बॉडी है, इस पर यहाँ पर ये एक फोर्स काम कर रहा है। तो इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पर हमने इस बी को बी पॉइंट पर ट्रांसफ़र कर दिया इसी फोर्स को, लेकिन सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। यानी कि अगर ये 20 न्यूटन है तो ये भी 20 न्यूटन का ही होगा, ठीक है, ये भी क्या होगा, 20 न्यूटन होगा। सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन, तभी हम इसको कह सकते हैं। अब देखिएगा,
हमने क्या कहा था कि उस लाइन ऑफ एक्शन पर किसी भी पॉइंट पर हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, यही ट्रांसमिसिबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो कहता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक ए पॉइंट पर किसी बॉडी पर जो है हमने एक फोर्स को अप्लाई किया, और फोर्स को अप्लाई करने पर जो हमने देखा इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर है, तो इस लाइन ऑफ एक्शन पर हम यहाँ पर या यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर इस फोर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। इस फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिएगा हमने क्या किया, अगर हम इस पॉइंट पर इस फोर्स को लगा रहे हैं और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, ठीक है, तो इस लाइन ऑफ एक्शन पर किसी भी पॉइंट पर हम इस फोर्स को दिखा सकते हैं। तो यही होता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, स्थानांतरणीयशीलता का सिद्धांत। तो यहाँ पर ए क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, और पी क्या है, अप्लाइड फोर्स है। और ये फोर्स कैसा होता है, सेम मैग्नीट्यूड का होता है, सेम डायरेक्शन में होता है और सेम लाइन ऑफ एक्शन पर होता है। यानी कि जो फोर्स हमने अप्लाई किया उसी की लाइन ऑफ एक्शन पर, उसी की लाइन ऑफ एक्शन पर किसी भी पॉइंट पर, चाहे यहाँ 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 पर, इस बॉडी पर जितने भी पॉइंट बनते हैं उस किसी भी पॉइंट पर हम इस फोर्स को प्रदर्शित कर सकते हैं, इस फोर्स को लगा सकते हैं। तो यही है स्थानांतरणीयशीलता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। क्या कहता है कि एनी फोर्सेस at a point can be replaced by the same magnitude of force at some the other point on the same line of action in the same direction, does not change the condition of motion of the body। एक बिंदु पर कार्य करने वाले किसी भी बल को उसी दिशा में, उसी क्रिया रेखा पर किसी अन्य बिंदु पर बल के समान परिमाण तथा प्रतिस्थापित किया, यानी कि वो कह रहा है कि बल के क्रिया रेखा पर, उसी क्रिया रेखा पर किसी भी बिंदु पर समान परिमाण का, ठीक है, समान परिमाण का और समान दिशा में, यानी कि उसी की दिशा में हम बल को प्रदर्शित कर सकते हैं उसके जगह पर जो हमने अप्लाई किया हुआ है। और यह वस्तु की गति की स्थिति पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है, उसकी गति में कोई भी बदलाव नहीं करता है। अगर वो जो है 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है, तो जब हम उस फोर्स को रिप्लेस करेंगे तब भी वो उसी गति से चलती रहेगी, यानी कि उसकी गति की स्थिति पर कोई भी बदलाव नहीं दिखता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, कंपोजिशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। ठीक है, इसमें लॉ ऑफ सुपरपोजिशन अलग है, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस अलग है, रेजोल्यूशन ऑफ कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस अलग है। इन तीनों टॉपिक को हम अलग अलग तरीके से देखेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इसका उठा लेते हैं जो है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, अध्यारोपण का नियम। तो अध्यारोपण का नियम यानी कि बल जो है आपस में दो फोर्सेस किस तरीके से अध्यारोपण करते हैं, किस तरीके से सुपर इम्पोज होते हैं, उनको देख लेते हैं। देखिएगा, बताया गया है कि व्हेन द टू फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्वल, कोलिनियर एंड अपोजिट। देखिएगा, तीन कंडीशन इक्विलिब्रियम में दी हुई, यानी कि इक्विलिब्रियम तो होंगे ही, लेकिन उसमें क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होंगे, कोलिनियर होंगे और अपोजिट होंगे। ठीक है, जिस स्टूडेंट्स ने कोलिनियर, कोप्लेनर और कंकरेंट फोर्सेस की वीडियो नहीं देखी है, वो लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड किया था वहां पर हमने टोटल डिटेल में बताया था कंकरेंट फोर्सेस क्या होता है, कोप्लेनर फोर्सेस क्या होता है, नॉन कंकरेंट क्या होता है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं कि अध्यारोपण का नियम क्या होता है कि व्हेन द टू फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, इक्वल, कोलिनियर एंड अपोजिट होने चाहिए, देयर रिजल्टेंट इज जीरो। याद रखिएगा, देयर रिजल्टेंट इज जीरो एंड ऑन रिजिड बॉडी। रिजिड का मतलब क्या था, एक कठोर वस्तु थी, कठोर बॉडी थी, इन इक्विवेलेंट टू द ऑफ नंबर ऑफ फोर्स, नो फोर्सेस एट ऑल। कहने का मतलब यह है कि जब दो बल संतुलन, कह सकते हैं कि संतुलन में बराबर, समरेख और विपरीत होने चाहिए। ठीक है, तो संतुलन की अवस्था में होते हैं तो परिमाण शून्य हो जाता है। ठीक है, और कठोर वस्तु पर, यानी कि जो रिजिड बॉडी है उस पर उनकी संयुक्त क्रिया बिना किसी बल के बराबर होती है। ठीक, तो व्हेन द टू फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, देयर रिजल्टेंट इज जीरो एंड ऑन रिजिड बॉडी इज इक्विवेलेंट
टू दैट ऑफ नो फोर्सेस एट ऑल। कोई फोर्सेस नहीं होता अगर रिजिड बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो उसका जो रिजल्टेंट है वो जीरो हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि उस पर कोई फोर्स कार्य नहीं कर रहा है। Therefore, the action of the given system of forces on rigid body will not be changed if we add to or subtract from them other system of forces in equilibrium. This is called the law of the superposition. यानी इसलिए हम क्या कहते हैं कि कठोर वस्तु पर बलों की दी गई निकाय की क्रिया, सिस्टम बोलते हैं निकाय को, दी गई निकाय की क्रिया को नहीं बदला जा सकता। यदि हम उसमें संतुलन में बलों में से एक निकाय को जोड़ दें या फिर घटा दें, तब भी जो नियम कहलाता है वो क्या कहलाता है, सुपरपोजिशन कहलाता है। लेकिन हम जो है उनके निकाय की क्रिया को नहीं बदल सकते हैं, या तो उसमें से अगर हम क्या कर रहे हैं कि उस एक निकाय को घटा दें या फिर बढ़ा भी दें, उसमें जोड़ दें या फिर घटा दें, तो तब भी हम उसकी स्थिति को चेंज नहीं कर पाते हैं। तो देखिएगा, जब दो बल संतुलन यानी कि बराबर, समरेख और विपरीत में होते हैं, ठीक है, दो बल संतुलन में हैं, तो परिमाण शून्य होता है। याद रखिएगा, परिमाण शून्य होता है। क्या कहा, विपरीत कहा उसने, ठीक है। कोई एक बॉडी है, उस पर एक फोर्स यहाँ से लग रहा है, ये भी 20 किलो न्यूटन का है, ठीक है, ये फोर्स लग रहा है, ये भी 20 किलो न्यूटन का है, ठीक है, ये भी 20 किलो न्यूटन और ये भी 20 किलो न्यूटन है। लेकिन ये देखो, फोर्स क्या होता है, एक सदिश राशि है, ठीक है, सदिश राशि है, यानी कि वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में है, तो इसको हमने अगर प्लस माना है, तो ये डायरेक्शन है अपोजिट में, तो ये इसको माइनस मानना पड़ेगा। और जब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट क्या होता है, इन दोनों का एडिशन यानी कि अलजेब्रिक ऐड हम करेंगे, तो +20 -20 होगा, तो क्या हो जाएगा 0। यानी कि इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो क्या हो जाएगा 0। तो इस बॉडी पर हम कहेंगे कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इस बॉडी पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। यानी कि ये फोर्स, टोटल फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जो भी फोर्स इस पर, जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो फोर्स लगेंगे, लेकिन उनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो क्या होगा, वो 0 आएगा, रिजल्टेंट उसका 0 आएगा। तो जब दो बल संतुलन यानी कि बराबर, समरेख और विपरीत, इसको ध्यान रखिएगा, में होते हैं, तो परिमाण शून्य होता है और कठोर वस्तु पर उनकी संयुक्त क्रिया यानी कि उन सभी की संयुक्त क्रिया बिना किसी बल के बराबर होती है। यानी कि ऐसी उनकी जो संयुक्त क्रिया होती है, टोटल जो वर्क होता है वो क्या होता है, इस तरीके से होता है कि उस पर जैसे कि वस्तु पर कोई बल कार्य ही ना कर रहा हो, ठीक है, वस्तु जो है जरा भी डिस्प्लेस्ड नहीं होगी, जरा भी विक्षेपित नहीं होती है, तो उन बलों का जो संयुक्त कार्य होता है वो 0 होता है। क्लियर। कठोर वस्तु पर बलों की दी गई निकाय की क्रिया, निकाय क्या होता है, बलों का निकाय हमने क्या बताया था, ग्रुप ऑफ फोर्सेस, यानी कि बलों का समूह। दो या दो से अधिक बल अगर कहीं पर लग रहे हैं किसी बॉडी पर, तो हम क्या कहेंगे, उसे बलों का निकाय कहेंगे, ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में बताया था। तो कठोर वस्तु पर बलों की दी गई निकाय की क्रिया, जो बल लग रहे हैं उस पर कई सारे बल लगा रखे हैं हमने, एक बॉडी पर, ये कोई बॉडी है उस पर हमने कई बल लगा रखे हैं, तो ये क्या है, बलों का निकाय है उस बॉडी पर, ठीक है। तो उन बलों के निकाय की जो क्रिया होगी उसको नहीं बदला जा सकता। यदि हम उनमें संतुलन में बलों के एक और निकाय को जोड़ते या घटाते हैं, इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो देखिए किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी पर हमने क्या किया, एक बल के निकाय को यहाँ पर लगाया हुआ है, बलों के निकाय को यहाँ पर प्रदर्शित किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी पर जैसे बल लगाया हमने, तो इस पर क्या है, एक लाइन ऑफ एक्शन इस तरीके से दिखा रहे हैं। तो इस बॉडी पर अभी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है इस बल के निकाय का, क्योंकि इस बल के, ये जो बल का निकाय टोटल है, ठीक है, एक फोर्स दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर इस बल के निकाय की बात कर रहे हैं, यानी कि ये कई सारे फोर्स हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पर ही लगा हुआ है, तो इस बॉडी में कोई भी डिस्प्लेसमेंट या कोई भी बदलाव हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, ये रिजिड बॉडी है। अब हमने क्या किया कि एक फोर्स और इसमें इसके लाइन ऑफ एक्शन पर ऐड किया, यानी कि ये जो निकाय था, तो एक निकाय और इसमें हमने ऐड कर दिया, तो तब भी इस बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं मिला, और हमने एक निकाय इसमें से हमने कम कर दिया, तो तब भी इस बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो यही है इसका अध्यारोपण का सिद्धांत। आइए अब बात कर लेते हैं कंपोजिशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ कोप्लेनर कनकरेंट फोर्सेस के बारे में। तो इसमें टॉपिक है रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। देखिएगा, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस को हम किस तरीके से समझ सकते हैं।
इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस पी क्यू आर मतलब 3 फोर्सेस अगर हम लें, 3 या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं, पी क्यू आर एस टी यू भी, जितने भी फोर्स ले लें, यानी कि फोर्स के हमने नाम रखे हुए हैं, ठीक है। तो पी क्यू आर डॉट 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 एटसेट्रा कितने भी फोर्स लें, आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल, किसी एक पार्टिकल पर वर्क कर रहे हैं, किसी एक पार्टिकल पर क्रियारत है, कार्यरत हैं, देन it is possible to find out a single force which could replace them, which would produce same effect as produced by all the given forces. This single force is called resultant forces, ठीक है। it is denoted by R, यानी कि जो परिणामी बल है, ठीक है, परिणामी बल है, तो वो हम किस तरीके से उसको बता सकते हैं कि कोई कण है, ठीक है, कोई कण है, उस पर कई सारे फोर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, कई फोर्सेस हैं, पी क्यू आर एस जो भी हैं, उन पर उस एक कण पर काम कर रहे हैं, ठीक है। उन सभी फोर्सेस का इफेक्ट अगर हम किसी एक बल से निरूपित कर दें, ठीक है, तो वो बल सेम इफेक्ट, अगर जैसे हम मान लो कि उन सभी फोर्सेस के इफेक्ट के ही तरह जो हमने एक बल से उनको रिप्लेस किया, वो बल भी क्या करता है, अगर उस बॉडी पर वही इफेक्ट दर्शाता है, तो उसको हम उन फोर्सेस का रिजल्टेंट कहेंगे। मतलब यदि एक कण पर कई बल पी क्यू आर एस टी जो भी हैं एक साथ कार्य कर रहे हैं, तो एक यानी कि एकल बल का पता लगाना संभव है जो उन्हें प्रतिस्थापित कर सकता है, यानी कि ऐसा बल जो उनको उन्हीं के इफेक्ट की तरह प्रदर्शित कर दे, ठीक है, जो उन्हें प्रतिस्थापित कर सकता है, जो उन्हीं उसी प्रभाव को उत्पन्न करेगा जो प्रभाव वे फोर्स कर रहे थे उस बॉडी पर, जैसा कि उत्पन्न होता है, यानी कि जैसा उन फोर्स के कारण उत्पन्न होता है वैसा ही प्रभाव अगर वो उत्पन्न कर दे, तो सभी दिए गए बल के कारण, और इस एकल बल को परिणामी बल कहते हैं। एक बार फिर समझिएगा, यदि एक कण पर कई बल पी क्यू आर एस टी जितने भी हैं आदि एक साथ कार्य कर रहे हैं, तो एकल यानी कि एक बल का पता लगाना संभव है, यानी कि एक एकल बल का पता लगाना संभव है कि अगर कई सारे फोर्सेस हैं तो उन्हीं का एक बल, उन्हीं के जैसा इफेक्ट दिखाने वाला कोई एक बल हम पता लगा सकते हैं जो उसी प्रभाव को उत्पन्न करेगा जैसा उत्पन्न होता है, यानी कि सभी बलों के कारण जैसा प्रभाव उत्पन्न होता है वो उसी प्रभाव को उस बॉडी पर उत्पन्न करता है। तो इस एकल बल को हम क्या कहते हैं, परिणामी बल कहते हैं। देखिएगा, ये कोई बॉडी है, इसके किसी एक कण पर ये दो फोर्स काम कर रहे हैं, यानी कि F1 और F2। F1 F2 को हमने क्या दर्शाया, P और Q से दर्शाया है, तो इस बॉडी पर ये दोनों फोर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि इस F2 के समांतर समान मैग्नीट्यूड का हमने एक लाइन यहाँ पर, और P के समांतर एक लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ किया, ये इस पॉइंट पर कट करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को और हमने क्या किया, ए पॉइंट को इनको जैसे ही मिलाया तो हमें ये मिल जाता है इसका रिजल्टेंट, यानी कि एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पर बन जाता है, ठीक है, रेक्टेंगल यहाँ पर बन जाता है। तो जो भी हमारे पास रिजल्टेंट मिलेगा इन दोनों फोर्सेस का, उसको क्या बोलेंगे, हम आर बोलेंगे, और वो इस समांतर चतुर्भुज का ये जो पैरेललोग्राम बना हुआ है, तो इसका क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा। ये जो विकर्ण है इसी को हम क्या कहेंगे, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कहेंगे, परिणामी आर कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। रेक्टेंगल बनने पर हमें क्या मिलता है, जो इसका विकर्ण होगा वो एक रिजल्टेंट कहलाएगा, और वो रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा, ठीक है। जैसा हम लिखते हैं आर, यानी कि जो आर है ये क्यू प्लस पी, इनके ये वेक्टर रूप है, ये बराबर होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस को समझने के लिए हमें क्या एक डेफिनेशन दी हुई है, देखते हैं क्या है, कि द फोर्सेस ऑफ फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट फोर्स, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ
ए नंबर ऑफ गिवन फोर्सेस इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, या बोल सकते हैं हम कंपाउंडिंग फोर्सेस। यानी कि कहने का मतलब ये है कि दो या दो से अधिक बलों के परिणामी बल का पता लगाने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, बलों की संरचना के आधार पर उन्हें क्या कहते हैं हम, बलों का संयोजन कहते हैं। एक बार फिर देख लीजिएगा, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस बलों की संरचना या फिर बलों का संयोजन। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ए नंबर ऑफ गिवन फोर्सेस इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, या फिर बोल सकते हैं हम कंपाउंड फोर्सेस। यानी कि दो या दो से अधिक बलों के परिणामी बल का पता लगाने की जो प्रक्रिया होती है बलों की संरचना कहलाती है, या फिर बलों का संयोजन हम बोल सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर अगर दो या दो से अधिक बल लगे हैं, ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट क्या है, उनका पता लगाने की जो भी प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस बोलते हैं, बलों का संयोजन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं रिजोल्यूशन ऑफ कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। रिजोल्यूशन ऑफ कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस क्या है, तो सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो बल हैं उनका संयोजन होता है, ठीक है। तो कैसे हम इनको रिजॉल्व करते हैं, किस तरीके से इन दोनों जो फोर्सेस हैं उसका कंपोनेंट हम निकालते हैं। कोई एक फोर्स लगा हुआ है, उस एक फोर्स का दो कंपोनेंट जो बनते हैं उनको हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या है, यानी कि एक फोर्स है उसको रिजॉल्व करना है, ठीक है, उसको रिजॉल्व करना है, उसको पढ़ना है। तो इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्प्लिट ए सिंगल फोर्स इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी कि एक फोर्स को दो उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में बांटना है, विभाजित करना है, स्प्लिट करना है, ठीक है। और यही जो दो लंबवत घटकों में विभाजित करने के जो सुविधाजनक होता है वो क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस होता है। यानी कि फोर्स को रिजॉल्व करना, एक फोर्स के जो दोनों घटक बनेंगे उस घटक को विभाजित करने का एक सुविधाजनक प्रोसेस है जो फोर्सेस का रिजोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्प्लिट ए सिंगल फोर्स इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट। एक बल को दो लंबवत घटकों में विभाजित करना अक्सर सुविधाजनक होता है। तो देखिएगा किस तरीके से हम एक बल को दो घटकों में विभाजित करते हैं। कंसिडर ए फोर्स एफ बीइंग स्प्लिट इनटू वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि एक फोर्स को हमने कंसिडर किया, ये पॉइंट डी है, इस पर एक फोर्स को हमने कंसिडर किया जो एफ है, और इसके दो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट इसके हमने माने, ठीक है। दो वर्टिकल कंपोनेंट हमने मान लिए। तो देखो वर्टिकल कंपोनेंट को किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो भी हमारे पास ये एफ है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट, इससे मान लो कि ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है, और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, यानी कि दोनों कंपोनेंट जो इस फोर्स के दोनों कंपोनेंट बनेंगे, ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के 90 डिग्री पर होंगे, ठीक है। ध्यान रखना, दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के 90 डिग्री पर होंगे, फोर्स से किसी भी एंगल पर हो सकते हैं। मान लिया ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये फोर्स से थीटा एंगल पर है, और तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी कि टोटल तो दोनों के बीच में 90 का है, तो 90 माइनस थीटा आ जाएगा। अब देखिएगा किस तरीके से हम इसको फाइंड करते हैं। याद रखिएगा जिस साइड में थीटा होता है, जिस साइड में थीटा होता है उस साइड को हम क्या रखते हैं, इस फोर्स के मल्टीप्लाई में कॉस थीटा होगा। क्लियर, ये याद रखने की ट्रिक है। यहाँ पर जो भी रिजल्ट मतलब जो भी हमें फोर्स दिखाई दे रहा है जिसके हमने कंपोनेंट विभाजित किए हैं, उस फोर्स के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। कॉस आएगा वहां पर जिस साइड में थीटा कनेक्ट होगा। इस साइड में थीटा कनेक्ट नहीं है तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा इस फोर्स के मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल में आया, और एफ साइन थीटा कहां पर आया है, वर्टिकल में आया है, क्योंकि वर्टिकल पर थीटा कनेक्ट नहीं है। याद रखिएगा जिधर थीटा कनेक्ट होगा, जिस साइड पर थीटा कनेक्ट होगा उस साइड पर हम कॉस रख देंगे। बस यही ट्रिक याद रखना, इसी से आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब देखिएगा हमने क्या किया, इनको निकालने के लिए डी ए बी सी इस चतुर्भुज में जो भी हमारे पास ये है, देखिए डी ए बी सी एक चतुर्भुज बना। जैसे ही हमने डी सी के पैरेलल में एक लाइन खींची और डी ए के पैरेलल में एक लाइन खींची तो ये एक हम चतुर्भुज प्राप्त होता है।
इस चतुर्भुज में क्या करते हैं हम, तो यहाँ से साइन थीटा की बात करते हैं। इस चतुर्भुज में साइन थीटा हम निकालेंगे। साइन थीटा क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण होता है। अगर लाल बटे कक्का में हम देखें तो क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। तो लंब अपॉन कर्ण इंग्लिश में हम बोल सकते हैं कि जो भी परपेंडिकुलर है और इसका ये हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, BC, देखिएगा BC आया, अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है DB, अपॉन में DB हमने लिखा। तो यहाँ पर BC की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, DA लिख सकते हैं। देखिएगा BC यानी कि इसकी जगह पर हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये दोनों साइड बराबर हैं और देखिए DA को हम लिख सकते हैं F साइन थीटा, और F साइन थीटा को हमने क्या लिख रखा है, FV लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो FV है वो हमने यहाँ पर रखा, तो FV यानी कि DA की जगह पर F साइन थीटा, F साइन थीटा की जगह पर FV। तो FV अपॉन में DB क्या है, DB की वैल्यू है F। तो DB को हम किससे लिखा, F से लिखा। तो साइन थीटा इक्वल टू FV अपॉन F है। कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा यहाँ से निकालेंगे तो देखिएगा लाल बटे कक्का में आधार बटे कर्ण, ठीक है, यानी कि आधार बटे कर्ण होता है। आधार कौन सा है, ये है DC, तो DC आया है, और कर्ण कौन सा है, DB, तो DB यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस क्या है DC और हाइपोटेनस क्या है DB, तो DC अपॉन DB। अब फिर से हम क्या करते हैं, DC को देखते हैं। देखिएगा DC क्या है, F cos थीटा, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, F cos थीटा को FH लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने FH अपॉन में DB, फिर से F है, तो cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये था किसी फोर्स को रिजॉल्व करने का मेथड, ठीक है। यानी कि फोर्स है तो उसके दो कंपोनेंट होंगे और वे कंपोनेंट आपस में 90 डिग्री पर होंगे। क्लियर। अब देख लेते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। ये आपने इंटर हाई स्कूल, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पढ़ा होगा। फिजिक्स फर्स्ट में भी आपने इसको पढ़ा होगा, अब फिर से आप इसको पढ़ रहे हैं तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाना चाहिए। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस यानी कि बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है, इफ टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, their resultant may be represented in magnitude and direction by the diagonal of parallelogram which passing through the point of intersection। कहने का मतलब ये है, यदि एक कण पर एक साथ कार्य करने वाले दो बलों को एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न पक्षों यानी आसन्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में दर्शाया जाए, ठीक है, आसन्न भुजाओं के परिमाण और दिशाओं में दर्शाया जाए तो उनके परिणामी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा परिमाण और दिशा में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, ठीक है। परिमाण और दिशा में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है जो कटान या बोल सकते हैं कि मिलान बिंदु से गुजरता है, ठीक है। तो देखिएगा किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर दो एक्सिस हैं x और y। इस O पॉइंट पर कोई फोर्स लगा हुआ है जो है वेक्टर A, और यहाँ पर एक वेक्टर को हमने दर्शाया गया है, ये है हमारे पास वेक्टर B, ठीक है। दोनों के वेक्टर रूप हमने दर्शाए गए हैं, वेक्टर A और वेक्टर B, जो क्या है O पॉइंट पर लगे हुए हैं, ठीक है। और O पॉइंट पर लगे हुए हैं, O पॉइंट पर लगने के बाद हमने इस पर एक काम और किया कि जो भी हमारे पास इसका परिणामी होगा वो R है, वो क्या है, R है। तो हमने इसे किस तरीके से फाइंड किया है, इसकी वैल्यू क्या होगी, आइए इसको देख लेते हैं। तो देखिएगा परिणाम यानी कि रिजल्टेंट होता है R, जो रिजल्टेंट आता है वो आता है a² + b² + 2ab cos थीटा रूट में आता है, और जो इसकी दिशा होती है वो क्या होती है, अल्फा = tan 1 b sin थीटा अपॉन ab cos थीटा। तो आइए इसका प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ किस तरीके से हम इसको करते हैं। तो देखिए परिणामी R का परिमाण, ये जो R है इस परिणामी R का परिमाण कैसे निकालेंगे उसको देख लेते हैं। तो देखिएगा हमने ये एक पैरेललोग्राम बनाया, यानी कि दो हमारे पास ये एडजेसेंट साइड में दोनों कोई वेक्टर हैं, वेक्टर हमने लिए हुए हैं। तो इन वेक्टरों को देखिएगा, इसके समांतर हमने इससे एक लाइन खींची, ठीक है। यहाँ पर ये किसके बराबर होगी, वेक्टर बी, ये भी वेक्टर बी होगा, इन दोनों के बराबर है सेम मैग्नीट्यूड में।
अब ओ ए वेक्टर के बराबर हमने एक लाइन को खींचा, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वहां से हमने इस ओ को मिलाया, तो ये जो लाइन ओ सी कहलाएगी ये इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कहलाएगी, परिणामी कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, इस ओ ए वेक्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाया और इस ओ डी पर, ये जो ओ डी हमें मिला, हमने क्या किया, ये जो आगे बढ़ाया था इसको, तो यहाँ से सी से इस पर लंब डाला, ओ ए को हमने आगे बढ़ाया और इस आगे बढ़ी हुई लाइन पर ओ सी से लंब डाला, यानी कि 90 डिग्री पर ओ सी से एक लाइन खींची, तो ये जो ट्राइंगल बनता है ए सी डी। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि जैसे हमने फोर्स को रिजॉल्व किया था, यहाँ से इस बी के कंपोनेंट को तोड़ना है। देखिए, तो इस बी के कंपोनेंट को तोड़ना है, तो एक तो यहाँ पर आएगा और एक आएगा इसके समांतर, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसके समांतर ये आएगा। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, कनेक्ट थीटा यहाँ पर है, थीटा इधर कनेक्ट है, तो इसको क्या लिखेंगे, इस फोर्स के मल्टीप्लाई में कॉस थीटा आएगा, क्योंकि थीटा इधर कनेक्ट है, और यहाँ पर क्या आएगा, बी साइन थीटा, और इसके समांतर ही ये वाली भुजा है, तो इसको हम बी साइन थीटा लिख सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं त्रिभुज ओ सी डी में ओ सी डी कौन सा है, ओ सी डी। तो आइए हम यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, ओ सी डी हमने यहाँ बनाया, ये ओ है, ये सी है, ये डी है, ये एंगल कितना है, अल्फा। ठीक है, ये एंगल हमारे पास अल्फा है। तो इसमें देख लेते हैं किस तरीके से ये काम करता है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से हम देखते हैं कि जो बड़ी भुजा होती है वो दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के सम के बराबर होती है। तो बड़ी भुजा ओ सी, इसका स्क्वायर दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर है। क्लियर। अब ओ डी, ये देखिएगा यहाँ पर एक पॉइंट है ए, तो ओ डी किसके बराबर हुआ, ओ ए प्लस ए डी किसके बराबर है, ओ डी के बराबर है। तो हमने क्या लिखा, ओ ए प्लस ए डी। अब डी सी को सेम एज इट इज लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ओ ए और ए डी, जब हम इसका होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो होल स्क्वायर को ओपन करने पर क्या मिलता है, ओ ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस 2 ओ ए इंटू ए डी, और प्लस में ये फिर से डी सी स्क्वायर हमने ऐसे ही लिखा। अब ओ ए की वैल्यू कितनी है, ये ए है और ये आर है, ये बी साइन थीटा है, और ये क्या है, ये है बी कॉस थीटा, और ये बी है, याद रखिएगा। ठीक है, इनके बीच बनने वाला एंगल कितना था, थीटा। तो इनमें हम बात करेंगे, ओ ए कितना है, ए, तो यहाँ पर ए स्क्वायर लिखा, ए डी कितना दिखेगा, ए डी कितना था, बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा का स्क्वायर हुआ, प्लस ओ ए यानी कि 2 तो ऐसे ही है, ओ ए कितना है, ए है, और ए डी बी आएगा, और ए डी के साथ कितना है, बी कॉस थीटा है, तो बी कॉस थीटा पूरा लिखेंगे, यानी कि ए डी की वैल्यू बी कॉस थीटा। अब डी सी को हम देखेंगे, तो देखिए डी सी कितना है, बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिखा, 2ab कॉस थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में देखिएगा, इन दोनों में हम क्या कर सकते हैं, दोनों में अगर हम बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचता है, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। 2ab कॉस थीटा यहाँ पर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, हम दोनों की वैल्यू रख देंगे, यानी कि ओ सी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो बी स्क्वायर आएगा, और साथ में 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पर ओ सी कितना है, ओ सी हमारे पास आर है, देखिएगा ओ सी कितना है, ओ सी आर है, तो क्या हुआ, ओ सी का स्क्वायर आर का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। जब हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो इस रूट को हटाना पड़ेगा, इस रूट को हटाने, इस स्क्वायर को हटाने के लिए यहाँ पर रूट लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस स्क्वायर को हटाने के लिए यहाँ पर रूट लगाएंगे, तो r इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये आता है हमारे पास रिजल्टेंट, यानी कि परिणामी r का परिमाण। तो अब इस परिणामी की दिशा को भी देख लेते हैं, दिशा किस तरीके से निकल जाती है। तो देखिएगा tan अल्फा, यानी कि यही ट्रायंगल लेते हैं, ये r था और यहाँ पर ये a o, ये d और ये c, ये थीटा है और ये अल्फा है। तो tan अल्फा निकालेंगे, तो tan अल्फा निकालने के लिए
tan अल्फा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा लाल बटे कक्का में फिर से जाते हैं। तो tan क्या होता है, ये है लाल बटे कक्का में यानी कि लंब अपॉन आधार। लंब क्या होता है, लंब होता है परपेंडिकुलर, और आधार क्या होता है, बेस होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारा DC है, तो DC यानी कि CD, और आधार यानी कि इसका बेस क्या है, OD है, तो OD बेस हुआ। OD को क्या लिख सकते हैं, OA प्लस AD, तो OA प्लस AD हुआ CD अपॉन OA प्लस AD। CD को लिख सकते हैं B साइन थीटा, और OA को A लिखेंगे, और यहाँ पर क्या था B कॉस थीटा, तो क्या लिखेंगे B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि अगर हमें एंगल निकालना है तो इस एंगल को यहीं पर रखेंगे, और जो इसके साथ है ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी पैरामीटर्स है उसको हम इधर माइनस में ले लेंगे। तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स B sin थीटा अपॉन ए बी cos थीटा, ये क्या आती है, ये इसकी डायरेक्शन आ जाती है। क्लियर, ये आपने इंटर हाई स्कूल आपने पढ़ा होगा, और पॉलिटेक्निक में फिजिक्स फर्स्ट में भी आपने इसको अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। तो आई होप आपको यहाँ पर भी ये समझ में आया होगा। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं, इसकी कंडीशंस क्या क्या हैं, देखिए। फर्स्ट है, यदि दोनों वेक्टर परस्पर समान हो अर्थात एक ही दिशा में है, दोनों वेक्टर परस्पर समान हो अर्थात एक ही दिशा में, यानी कि हमको इस तरीके से दिख रहे थे दोनों वेक्टर, लेकिन अब क्या है, अब इसी डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर एंगल थीटा था, लेकिन यहाँ पर एंगल क्या हो गया, यहाँ पर एंगल 0 होगा, तो थीटा इक्वल टू 0, यानी कि बोथ आर वेक्टर इक्वल टू ईच अदर और सेम डायरेक्शन। तो क्या हुआ, थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू 0 हम क्या रखेंगे, इसके रिजल्टेंट के फॉर्मूले में रखेंगे, तो cos 0 आएगा। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पर 1 वैल्यू रखिए, तो देखिएगा यहाँ पर क्या बनता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाता है। इस होल स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा, तो r इक्वल टू a प्लस b आ जाएगा। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। याद रखिए, अगर कभी भी दो बल हैं, उनके रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम आपको चाहिए, तो दोनों वैल्यू को जोड़ दीजिएगा, दोनों वेक्टर को जोड़ दीजिएगा, दोनों वेक्टर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर। अब बात कर लेते हैं सेकंड कंडीशन की। यदि दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत हो, यानी कि बोथ आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों वेक्टर अगर परस्पर लंब हैं तो क्या हो जाएगा, लंब का मतलब होता है इस तरीके से अगर वेक्टर हैं, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 होने पर क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू 90, तो r इक्वल टू cos 90 रखेंगे, cos थीटा की जगह पर cos 90 आ जाएगा। cos 90 कितना होता है, cos 90, तो cos 90 हमारे पास होता है 0, तो देखिए ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, बचेगा हमारे पास a² प्लस b², यही इसका रूट में आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं, यदि उसने कहा कि जब दोनों वेक्टर परस्पर विपरीत दिशा में हो, ठीक है, व्हेन बोथ आर वेक्टर अपोजिट इन डायरेक्शन टू ईच अदर, कहने का मतलब ये है कि ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर वेक्टर a इस तरफ लग रहा है तो वेक्टर b इसी के अपोजिट डायरेक्शन में इधर लगा हुआ है वेक्टर b, तो देखिएगा इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, इन दोनों के बीच में एंगल हुआ है 180, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। यहाँ पर थीटा की जगह पर 180 रखेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, इस फॉर्मूले में cos 180 और cos 180 यानी कि 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2ab, तो a² प्लस b² माइनस 2ab रूट के अंदर चलता रहेगा, तो देखिएगा a² प्लस b² माइनस 2ab ये किसका फॉर्मूला है, ये है a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो r इक्वल टू a माइनस b, यानी कि ये क्या है, मिनिमम कंडीशन है। अगर आपको कहे कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर के बीच में एंगल कुछ भी दिया हुआ हो, तो उन दोनों की उनके रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, उन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप रखेंगे उन दोनों वेक्टर को आपस में माइनस कर देंगे। इसी तरीके से अगर वो आपसे मालूम करता है कि दोनों वेक्टर्स के मैक्सिमम रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट वैल्यू में क्या करेंगे, दोनों वेक्टर को आप ऐड कर देंगे। क्लियर, ये बात आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, बलों का त्रिभुज नियम। बलों का त्रिभुज नियम क्या होता है, इसको देख लेते हैं। द ट्राइंगल लॉ मे बी स्टेट दैट इफ टू फोर्सेस acting on a body are represented one after another by the side of a triangle, their resultant is represented by the closing side of the triangle taken from first point to the last point। ठीक है, क्या कह रहा है कि if two forces acting on a body are represented one after another by the side of a triangle, their resultant of represented by the closing side of the triangle taken from first point to last point। क्लियर। यदि किसी पिंड पर कार्य करने वाले दो बलों को एक के बाद
त्रिभुज की भुजाओं, ठीक है, एक के बाद एक है, त्रिभुज की भुजाओं द्वारा दर्शाया जाता है। तो उनके परिणाम को पहले बिंदु से अंतिम बिंदु तक लिए गए त्रिभुज के समान पक्ष द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। जो उनका परिणामी होगा, ठीक है, जो उनका परिणामी होगा उसको हम किस तरीके दर्शाएंगे कि जो भी हमारे पास ये दोनों फोर्सेस हैं, तो इनके फर्स्ट पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को हम यहाँ पर दर्शा देंगे। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास कहलाएंगे इसका रिजल्टेंट। तो इनका रिजल्टेंट कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में, किसी बिंदु पर कार्य कर रहे तीन बलों, ठीक है, या तो दो बल हो सकते हैं, तीन बल हो सकते हैं, को परिमाण तथा दिशा में यदि एक त्रिभुज की क्रमागत तीन भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके तो तीन बल साम्यावस्था में होंगे, ठीक है, तीन बल साम्यावस्था में होंगे, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस क्या होता है? द ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस में बी स्टेट दैट if two forces acting on a body are represented one after another by the sides of a triangle, their resultant is represented by the closing side of the triangle taken from first point to the last point. यदि किसी पिंड का कार्य करने वाले दो बलों को एक के बाद एक त्रिभुज की भुजाओं द्वारा दर्शाया जाता है, तो उसके परिणाम को पहले बिंदु से अंतिम बिंदु तक लिए गए त्रिभुज के समान पक्ष द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। आप देखिएगा, इन फिगर के सहायता से समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि तीन बल हैं वो एक बिंदु पर यानी कि इस O बिंदु पर कार्यरत है, ठीक है, और इनको एक त्रिभुज की तरह दर्शाया जाता है, तो हम देखते हैं कि ये P जो एक फोर्सेस है उसको हमने यहाँ पर दर्शाया, उसी के लाइन ऑफ एक्शन में Q को हमने यहाँ पर दर्शाया, ठीक है। तो जो भी इस लास्ट पॉइंट और इस फर्स्ट पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका रिजल्टेंट कहेंगे, उसका परिणामी कहेंगे, यानी कि उसके परिणामी को दर्शा सकते हैं। ये तीन फोर्सेस हैं, तीन फोर्सेस का ये तीन फोर्स दिखाई, ये रिजल्टेंट है, ये एक Q है, ये एक P है, ठीक है। तो हम कैसे दर्शा सकते हैं, P को इस तरीके से और Q को यहाँ पर रख करके, अगर इन दोनों के पॉइंट को हम आपस में मिला दें तो हम क्या करेंगे, हम कर सकते हैं कि R इसका ये रिजल्टेंट होगा। क्लियर। अब क्या बात करते हैं, देखते हैं कि दो फोर्सेस का किस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एक फोर्सेस को ये यहाँ पर इस पॉइंट पर एक्ट किया और दूसरे फोर्सेस को यहाँ से इस पर दिखाया गया, ठीक है, इस पॉइंट पर दोनों फोर्स एक्ट हो रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को आपस में क्या किया, हमने आपस में मिला दिया। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जो भी रेखा हमें मिलाएगी तो वो कहलाएगी इसका रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट कहलाएगी। क्लियर। ये था ट्रायंगल ऑफ लॉ यानी कि बलों का त्रिभुज नियम। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में यहाँ तक ही। तो आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस की यानी कि बलों का बहुभुज नियम। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।